गुड इवनिंग एवरीवन। आज जो हमारा वीडियो है ये इसमें हम बात करेंगे कि आप मैथ्स कैसे स्टार्ट करोगे, एकदम बेसिक से आप कैसे स्टार्ट करोगे और आप किसी भी एग्जाम को जैसे सीएचएस जैसे एग्जाम्स को अगर आप टारगेट कर रहे हो तो आप उसको कैसे टैकल करोगे। ठीक है, बहुत से बच्चों की ये क्वेरी रहती है कि मैम मुझे मैथ्स समझ में नहीं आ रहा है, मैम मैं मैथ्स कैसे स्टार्ट करूँ। तो आज के वीडियो में आपको बताएंगे कि आपको मैथ्स स्टार्ट करना कैसे, एकदम बेसिक से कैसे स्टार्ट करोगे और आपको क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना है ताकि आप जो है एंड ऑफ द जब आपका एग्जाम स्टार्ट हो तब, जैसे कि आपका फेब में आपका फॉर्म फिलिंग वगैरह स्टार्ट होता है, एंड ऑफ मई आपका जो है वो आपका फर्स्ट वीक ऑफ मई में आपका जो एग्जाम स्टार्ट हो जाता है, तब तक आप अपने मैथ्स को कैसे एकदम तगड़ा तगड़ा वाला स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक आता है कि हम सिलेबस, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस है क्या। ठीक है, बेसिकली हम बोल देते हैं कि अगर मैं 9th के लिए एग्जाम देने जा रही हूँ, एचएस 9th का अगर मैं एंट्रेंस दे रही हूँ तो मुझे 8th तक की क्लास जो है 8th तक का जो मेरा है वो कंप्लीट होना चाहिए। बट नहीं, आपको अपना सिलेबस डाउनलोड करना है क्योंकि उसमें 8th के अलावा भी कुछ कुछ टॉपिक्स होते हैं जो आपके एक्सटर्नल ऐड किए जाते हैं, जैसे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स वगैरह, ये सब जो टॉपिक्स होते हैं और भी बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जो आपके जनरल स्टडीज में जैसे कि मैथमेटिक्स में आपके ऐड किए जाते हैं, जो बच्चों को नहीं पता होता है। जो बच्चा सेल्फ स्टडी करता है या जिसको बहुत ज़्यादा नहीं पता होता है तो वो सिलेबस नहीं देखता है ना, तो उसको बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती है। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपको पता होना चाहिए वो आपको सिलेबस पता हो। आपको सिलेबस पता होना चाहिए फॉर क्लास 11th, सिलेबस फॉर क्लास 9th एंड सिलेबस फॉर क्लास 11th। ठीक है, तो आप सिलेबस को करोगे डाउनलोड। सबसे पहले आप जाओगे वेबसाइट पे, आप वेबसाइट पे जाओगे, आप वहां से अपना सिलेबस जो है वो डाउनलोड करोगे। इसमें आपका क्लास जो है क्लास 8th तक का होता है, प्लस एडिशनल टॉपिक्स होते हैं कुछ कुछ। ठीक है, आपके कुछ एडिशनल टॉपिक्स होते हैं जिनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक, अगर आप टॉपिक्स डाउनलोड कर रहे हो तो आपके पास एक पीडीएफ होना चाहिए। सबसे पहले तो आपके पास सिलेबस का जो है ना वो पीडीएफ प्रिंट आउट फॉर्म में होना चाहिए। क्लास 11th की अगर हम बात करते हैं तो आपको क्लास 10th तक का टॉपिक प्लस कुछ एडिशनल टॉपिक्स जो है वो आपको पता होना चाहिए। अब आप कहोगे मैम प्लीज एडिशनल टॉपिक्स बता दीजिए। देखिए बेटा, टॉपिक्स बहुत सारे हैं। ठीक है, जब हम कोई भी क्लास स्टार्ट करते हैं ना तो हम उसमें सारे टॉपिक्स को सबसे पहले हम सिलेबस डिस्कस करते हैं। तो आज जो है हमारा ये सिलेबस का टॉपिक नहीं है, आज हम ये डिस्कस करें कि हमें मैथ्स करना कैसे। तो उसमें जो हमारा सबसे पहला पिलर आता है वो यही आता है कि हमें सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, आप वेबसाइट पे जाओगे और सबसे पहले आप 9th के हो तो आप 9th का सिलेबस डाउनलोड करोगे, आप 11th के हो तो आप 11th का सिलेबस डाउनलोड करोगे और आप सिलेबस का जो प्रिंट आउट है आप वो अपने पास रखोगे। क्या रखोगे, अपने पास रखोगे। सिलेबस प्रिंट आउट जो है आपका वो प्रिंट आउट हमेशा आपके पास होना चाहिए, है ना, हमेशा आपके पास होना चाहिए। और तब जब आप इसमें से जो जो टॉपिक्स आप कंप्लीट करोगे उसको आप टिक आउट करते चलोगे कि मैंने ये पढ़ लिया। दूसरा जो हमारा पिलर आता है कि हम पढ़ेंगे कहाँ से। ठीक है, हम पढ़ाई कहाँ से कंप्लीट करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि जब आप कोई भी बैच लेते हो, अगर आप हमारा बैच लेते हो तो आपको उसमें सारे जो टॉपिक्स हैं वो आपको सब कुछ बताया जाता है। आपको डेली लेक्चर्स जाते हैं, लेक्चर्स के पीपीटी जाते हैं, क्लास नोट्स जाते हैं। तो आपको किसी और स्टैंडर्ड बुक को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि जो भी टीचर आपको पढ़ाता है वो स्टैंडर्ड बुक्स प्लस रेफरेंस बुक्स सबको लेके चलता है। लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो तो आपको सबसे पहले स्टैंडर्ड बुक्स के बारे में पता होना चाहिए। कौन कौन से स्टैंडर्ड बुक्स हैं, अगर मैं नाम बता दूं तो सबसे मोस्ट फेमस जो है वो है एनसीईआरटी। जो एनसीईआरटी है वो आपका कॉन्सेप्ट बिल्डर है। क्या है, कॉन्सेप्ट बिल्डर है। तो आपको सबसे पहले एनसीईआरटी उठाना है, आपको एनसीईआरटी समझ। मैं आपको बताऊं, एनसीईआरटी जो होती है ना, जितनी इजी लोग कहते हैं उतनी इजी है नहीं। एनसीईआरटी बहुत टिपिकल है और उसके हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ट्रिकी है। तो आपको इसके लिए टीचर की जरूरत पड़ती ही है। तो आपको एक टीचर की जरूरत पड़ेगी ही, नीड टीचर। ठीक है, और एक्सप्लेनेशन। तो आप सबसे पहले अपने टीचर्स को स्पेसिफाई करो। ठीक है, आप सबसे पहले अपने टीचर को स्पेसिफाई करो। हर एक एक सब्जेक्ट के लिए आपके पास स्पेसिफाइड टीचर होना चाहिए जिससे आप एकदम अच्छे से हर एक एक चीज सीख पाओ। दूसरा क्या आता है, आपको स्टैंडर्ड बुक्स के अलावा आपको ट्रिक्स वगैरह पता होना चाहिए, कैलकुलेशन आपको पता होना चाहिए। ठीक है,
हम कैलकुलेशन के जो है वीडियोस हैं हमने डाले हैं यूट्यूब चैनल पे आपके, आप वहाँ से देख सकते हो कि हम कैलकुलेशन अपनी जो है कैसे फास्ट कर सकते हैं। मैं ट्रिक्स भी बताती हूँ अपनी क्लास में, तो आप वहाँ से ट्रिक्स भी देख सकते हो। पीवाईक्यू भी कैसे हम सॉल्व करते हैं बाय ट्रिक, वो सब आपको वो चीज़ें पता होनी चाहिए। जब हम स्टैंडर्ड बुक्स की बात करते हैं तो एनसीईआरटी जो है वो सबसे मोस्ट प्रेफर्ड बुक है। प्लस इसके साथ आप क्या करोगे, आप कोई भी एक पीवाईक्यू की बुक ले लोगे, पीवाईक्यू की आपके पास बुक होनी चाहिए, ठीक है। आपके पास एक पीवाईक्यू की कोई भी बुक होनी चाहिए, आप उससे प्रैक्टिस करो। एनसीईआरटी से आप पढ़ाई करोगे और पीवाईक्यू से आप प्रैक्टिस करोगे। रिसोर्सेज की अब बात आती है, तो रिसोर्सेज में हम आपको बता दें सबसे पहले तो आप कोई भी ऐप, दैट इज आप कोई भी बैच ज्वाइन, जहाँ पे आपको हर एक टॉपिक प्लस उसके बाय पार्ट्स टॉपिक्स और उसके जो सब टॉपिक्स है वो सब चीज़ों के बारे में आपको टीचर एक एकदम अच्छे से आपको बताता है, एकदम आराम से बताता है, आपको समझाता है, आपको प्रैक्टिस कराता है। तो उसके लिए आपको बैच की जरूरत पड़े। अगर आप बैच नहीं अफोर्ड करते हो तो यूट्यूब पे भी आपको बहुत सारा कुछ बता दिया जाता है, जिसमें हम अभी पीवाईक्यू डिस्कशन करते हैं, ठीक, जिसमें हम पीवाईक्यू डिस्कशन करते हैं। बैच में हम पीवाईक्यू डिस्कशन नहीं करते, हम यहाँ पे यूट्यूब पे जो हम पीवाईक्यू डिस्कशन करते हैं। तो आप पीवाईक्यू में डिस्कशन में आप इनरोलमेंट ले सकते हो, तो आप पीवाईक्यू डिस्कशन में आ सकते हो, आप पीवाईक्यू डिस्कशन यहाँ से देख सकते हो। और कुछ टॉपिक्स की वीडियोस भी आते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के वीडियोस भी आते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वीडियोस अपलोड होते हैं। आप वो देख करके आप अपनी जो तैयारी है वो थोड़ी बूस्ट अप कर सकते हो। लेकिन मोस्ट प्रेफर्ड जो होता है कि आप ऐप लेते हो तो आपको इसमें प्रैक्टिस सेट्स सारे कुछ मिल जाता है, क्लास नोट्स, टीचर के तरीके, टीचर आपको कैसे पढ़ाता है, हर एक टॉपिक पे एकदम डिटेल में एक्सप्लेनेशन, क्लास में प्रैक्टिस, सब कुछ आपको करा दिया जाता है। तो आप अपना फाइनलाइज करोगे कि आपको रिसोर्सेज कौन कौन से यूज करने हैं। आप बुक्स देख लिए, अब आप देखोगे कि आपको पढ़ना कहाँ से है, कितने बजे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है और कितना पढ़ना है। आपको सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कहाँ से पढ़ना है और कितना पढ़ना है। क्या आपको ये चीज पता होनी चाहिए, क्योंकि जब एक बच्चा खुद से पढ़ता है ना तो वो कभी कभी किसी किसी टॉपिक में बहुत डीप में चला जाता है, उसको नहीं पता होता है कि उस टॉपिक का रिलेवेंस कितना है उस एग्जाम के लिए। तो आपको रिलेवेंसी बताने के लिए एक टीचर जो है जो अच्छे से पीवाईक्यू का एनालिसिस किया हुआ है उसकी जरूरत पड़ती है, ताकि आपको ये चीज पता चल पाए कि आपको किस टॉपिक को कितना इंपॉर्टेंस देना और कितना टाइम देना। ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट जो हम करते हैं हम प्रैक्टिस। जब हमने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, जब हम समझ गए कहाँ से पढ़ना है, अब हमारी बारी आती है प्रैक्टिस करने की। तो आप प्रैक्टिस के लिए क्या करोगे, आप प्रैक्टिस के लिए कोई भी बुक ले सकते हो, ठीक है, कोई भी बुक ले सकते हो जिसमें आपके पीवाईक्यू दिए हुए हो या जिसमें आपके प्रैक्टिस सेट्स दिए हैं, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए आप बुक ले सकते हो। और क्या करोगे, आपको बैच में क्या होता है, आपको टेस्ट मिलते हैं। क्या मिलते हैं, टेस्ट मिलते हैं। तो आप यहाँ से टेस्ट वगैरह भी जो है वो डेली बेसिस पे दो, आप डेली बेसिस पे जो है वो आप टेस्ट दोगे, ठीक। आप खुद को चेकआउट करो, आप एनालाइज करो टेस्ट को, आप एनालाइज करो टेस्ट को, एनालाइज कीजिए टेस्ट को कि आपने कितना अच्छा किया और इम्प्रूवमेंट चेक कीजिए अपनी। क्या चेक कीजिए, इम्प्रूवमेंट। आपको अपनी इम्प्रूवमेंट चेक करनी होगी कि आप पिछली बार कितना थे और आप इस बार कितना इम्प्रूव हुए हो, ठीक है। आपको ऑल इंडिया के बच्चों के साथ compete करना चाहिए, आपको ऑल इंडिया बच्चों के साथ compete करना चाहिए, जिससे आपको पता चल पाए कि आप बाकी बच्चों के कंपैरिजन में कितना अच्छे से कर पा रहे हो। आपको अपनी एक्यूरेसी देखनी चाहिए, आपको अपना कैलकुलेशन ट्रिक्स वगैरह सब कुछ आपको देखना चाहिए जब बात आती है प्रैक्टिस की, ठीक है। क्योंकि सिर्फ पेपर सॉल्व करना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, पेपर आप टाइमली सॉल्व कर रहे हो, पेपर आप प्रॉपर सॉल्व करो इज मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट आता है मॉक टाइप क्वेश्चन। अब आप मॉक टाइप क्वेश्चंस कहाँ से लगाओगे, जो कि बेसिकली पीवाईक्यू क्वेश्चंस होते हैं। क्योंकि प्रैक्टिस के जो क्वेश्चंस होते हैं जब आप बुक्स लाते हो उसमें एक ही टाइप के क्वेश्चंस को वो कई बार देता है, तो वो इजी टाइप चला जाता है। लेकिन जो पीवाईक्यू में आता है, जो आपके एग्जाम्स में आता है, वो थोड़े लेवल्स अप होते हैं उनके, ठीक है। आपको वहाँ पे कैलकुलेशन ट्रिक्स वगैरह पता होना चाहिए। तो आप मॉक टाइप क्वेश्चन कहाँ से करोगे, आप वेबसाइट से देख सकते हो, ठीक है, आप वेबसाइट से देख सकते हो, आप कोई भी बैचेस से देख सकते हो, आप कोई बैच ज्वाइन करके वहां से आपको मॉक्स मिल जाएगा, ठीक है। और अगर कोई आपको है तो आप यूट्यूब पे जो है जो टॉप क्वेश्चंस कराए जाते हैं, जो टॉप क्वेश्चंस कराए जाते हैं आप वहां पे से देख सकते हो, ठीक है। ये आपके मॉक टाइप के क्वेश्चंस, ये आपके मॉक टाइप के क्वेश्चंस हो।
ठीक है, बात समझ में आ रही है? आपको मॉक क्वेश्चंस लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप इसमें याद रखिएगा, ऑलवेज डू PYQ सेशन, ऑलवेज डू PYQ के जो क्वेश्चंस है ना वो आपको करना आना चाहिए। ठीक है, PYQ के जो क्वेश्चंस है, PYQ टाइप के जो क्वेश्चंस है वो आपको आने ही चाहिए, क्योंकि PYQ जो है वो बहुत तगड़ी तगड़ी आती है और आपको एक फ्लो भी मिल जाएगा कि अच्छा मुझे इस तरीके से पढ़ना है, इस तरीके के टॉपिक्स कवर करना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपको PYQ एनालिसिस। आपका PYQ जो है वो एनालिसिस होना है कम से कम, अगर मैं आपको बोलूँ तो 10 ईयर्स का जो PYQ है वो आपको अच्छे से सॉल्व होना चाहिए। 10 ईयर्स PYQ जो है वो आपका सॉल्व होना चाहिए। प्लस आप डेली जो अपना PYQ सॉल्व करते हो ना, PYQ सॉल्व करते हो, उसको आप एनालाइज करोगे। PYQ सॉल्व करते हो उसको आप एनालाइज करोगे। ठीक है, आप उसको एनालाइज कीजिए कि आपने कितना टाइम लिया है, आपने किस टाइप के क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लिया है। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए जो है आपका बहुत अच्छा खासा जो है टाइम लगता है, जो आपको एक स्पेशलाइज या एक्सपर्ट जो आपकी हेल्प कर सकता है इस चीज़ में। PYQ का एनालिसिस जो है एक अच्छे से टीचर कर पाता है, जो अपने बच्चों को बताता है कि देखो इस टॉपिक्स, ये जो टॉपिक है ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक से इस तरीके से क्वेश्चन आ। ठीक है, तो PYQ डिस्कशन में क्या होता है, आप टॉपिक्स निकालो। ठीक है, टॉपिक्स का टाइमिंग निकालो कि कौन से टॉपिक का कितना इंपॉर्टेंस है, टॉपिक्स रिलेवेंट कौन कौन से हैं। ये टॉपिक्स जो है, जो आपके टॉपिक्स जो है ना आपके जो कितने इंपॉर्टेंस है, टॉपिक के इंपॉर्टेंस निकालिए, टॉपिक के इंपॉर्टेंस निकालिए। ठीक है, टॉपिक जो है आपके कितने रिलेवेंट है और टॉपिक के इंपॉर्टेंस क्या है, टॉपिक पे किस टॉपिक पे कितना टाइम देना है ना, किस टॉपिक पे कितना टाइम देना है। इज मोर इम्पॉर्टेंट, क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी इररिलेवेंट टॉपिक को बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हो और जो आपका रिलेवेंट है आप उस पर इतना टाइम नहीं दे रहे हो, तो ये आपका बेकार टाइम वेस्ट होगा। इसीलिए आप कभी हमेशा ध्यान रखिए, जब जब कभी भी आप PYQ एनालिसिस देखते हो, एक अच्छे खासे इंस्टीट्यूट का देखा करो जिसमें आपको बताएं कि किस टॉपिक पे आपको कितना टाइम देना है, ताकि आपका जो टाइम है वो सेव हो पाए। ठीक है, तो आज का जो वीडियो था बस इतना ही था कि आप अपना मैथ्स जो है कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। बहुत सारे बच्चों को बहुत दिक्कत आ रही थी, हम धीरे धीरे करके सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें आज मैंने आपको कैलकुलेशन ट्रिक्स के बारे में बताया। तो आप चैनल पे एक बार जाइएगा, कैलकुलेशन ट्रिक्स देखिएगा जिसमें बहुत अच्छे माइंड ब्लोइंग ट्रिक्स बताए गए हैं। तो होप सो कि आपको अच्छा लगेगा। आप कमेंट सेक्शन में कोई भी डाउट है मैथ से रिलेटेड आप पूछिएगा, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच।